इस पूरे यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपकी शुरुआत का अच्छा होना, सही दिशा में होना बड़ा जरूरी है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप सबको सिलेबस की पकड़ बहुत शानदार होनी चाहिए। यही ब्रिज है, यही बैकबोन है आपके सिलेक्शन का। चीजों को पूरा एनालाइज करना है कि अगर इसमें इतने मार्क्स हैं तो आखिर ये आते कैसे हैं। हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिर यूपीएससी अब उसका डायनामिक्स किस तरह चेंज हुआ है और एक एस्पिरेंट से क्या चाहता है। हेलो, नमस्कार, मैं कमल देव। बच्चों ने मुझे प्यारा नाम दिया है केडी सर। मैं निर्माण आईएएस का फाउंडर हूं और पिछले 15 वर्षों में 1500 से अधिक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के क्वालिफाई करने में मेरा योगदान रहा है, अंश रहा है। और पिछले एक्सपीरियंस को मैं आपसे शेयर करने आया हूं क्योंकि कई जो एस्पिरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो पूछते हैं सर शुरुआत कैसे करें। और याद रखिए, इस पूरे यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपकी शुरुआत का अच्छा होना, सही दिशा में होना बड़ा जरूरी है। वो कहते हैं ना, किसी भी महत्वपूर्ण पहल का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है उसकी शुरुआत करना। पहला स्टेप उस पूरी जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप सबको सिलेबस की पकड़ बहुत शानदार होनी चाहिए। सिलेबस अगर हमने अच्छे तरीके से माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, जिसे हम कहते हैं एक्सरे कर लिया जाए, एक एक पार्ट को समझ लिया जाए, तब हम एक बेहतर तैयारी की ओर होंगे और हम सही दिशा में होंगे, सफलता की दिशा में होंगे। तो इसलिए एक हौसला, जब आप यूपीएससी की तैयारी के लिए आते हैं और आपने चुन लिया है कि आपको सिविल सर्विसेज में आना है, देश की सेवा करनी है, तो इसके लिए पहला जो प्रयास, पहली जो एक तरह से स्टेप है, वो सिलेबस पर मजबूत पकड़ रखना है। आज इसी बात को एक्सप्लेन करते हैं। बिगिनर्स से लेकर जो लोग पहले भी तैयारी कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि किस तरह से, और केवल सिलेबस नहीं, हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिर यूपीएससी अब उसका डायनामिक्स किस तरह चेंज हुआ है और एक एस्पिरेंट से क्या चाहता है। जब हम सिलेबस की बात करें, यूपीएससी सिलेबस की, तो बट ऑब्वियस है कि आप सब जानते हैं कि हमें ये 3 चरणों की जो यात्रा है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, लेकिन सिलेबस प्री और मेंस का बहुत क्लियर है और इंटरव्यू तो पर्सनालिटी टेस्ट है। जो भी सब चीजें हैं आपके व्यक्तित्व और आसपास हैं, वो सब सिलेबस का पार्ट है। तो यहां पर हम लोग जो बात करेंगे, चूंकि ये की फैक्टर है मेंस, जब हम लोग स्ट्रैटेजी, एक और वीडियो में जब हम फाउंडेशन बैच की स्ट्रैटेजी पे चर्चा करेंगे तो कहां से कैसे शुरुआत करनी चाहिए, इस पे होगा, उसमें मैं शेयर करूंगा। लेकिन यहां पर हम मेन सिलेबस की बात करने जा रहे हैं, पहले ये क्लियर हो जाए, क्योंकि यही ब्रिज है, यही बैकबोन है आपके सिलेक्शन का। ये देखिए, ये सिविल सेवा मुख्य परीक्षा सिलेबस लिखा है और ये सब आप अवगत होंगे कि हम कंपल्सरी पेपर्स की अगर बात करें तो पहला निबंध का पेपर है 250, सारे ही पेपर 250 मार्क्स के हैं। निबंध GS 1, 2, 3, 4, और उसके बाद एक वैकल्पिक विषय लेना होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं। इसका मतलब जो वैकल्पिक विषय, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, विल कैरी 500 मार्क्स। और इंटरव्यू आपका 275 मार्क्स का होता है और किसी एक लैंग्वेज को मेंस में लेना है जो क्वालिफाइंग होगी, केवल क्वालिफाई करना होगा, उसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा। तो ये तो भाई इसका पैटर्न क्या है। और कुल मिलाकर अगर हम मेंस के मार्क्स देखें तो 250 ऐसे हो गया, 1000 GS हो गया एंड 500 हो गया आपका ऑप्शनल पेपर। तो मेंस में आप सोचिए, सिलेक्शन में 1750, इतना मार्क्स आपको मेंस से मिलना है और फिर 275 इंटरव्यू का मार्क्स जुड़ता है और तब आपका सिलेक्शन होता है। और अगर सिलेक्शन की बात को देखें तो ए प्लस 1000 प्लस अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आप सेलेक्ट होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें इन चीजों को पूरा एनालाइज करना है
कि अगर इसमें इतने मार्क्स हैं तो आखिर ये आते कैसे हैं, तो इसके लिए जरूरी है सिलेबस की पकड़। अब सिलेबस को एक एक करके हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, क्योंकि अगर हमने, आप सीधी सी बात को सोचिए कि अगर आपको किसी भी जगह जाना है तो आपको क्लियर होना चाहिए ना, रोड मैप बड़ा क्लियर होना चाहिए कि कैसे जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे, टाइम सेविंग होगी और जिस चीज के लिए जा रहे हैं वो पूरा होगा। उसी तरह यूपीएससी की जर्नी में मेंस के सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है। और मेंस में हम लोग जीएस के सिलेबस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पेपर को, अगर फर्स्ट पेपर का पहला ए टॉपिक देखा जाए, जिसे मैं ए कहूं, तो भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला के विभिन्न रूप, साहित्य, वास्तुकला के मुख्य पहलू, ये सिलेबस यूपीएससी देती है, एकदम खुला सिलेबस है। अब जरा बात को समझिए, यहां पर कल्चर, जो इंडियन कल्चर और इंडियन सिविलाइजेशन, अब पहला ही दिमाग में आना चाहिए कि कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या अंतर है, संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। तो बहुत, अगर मैं आसान शब्दों में कहूं कि जो मेरे आसपास है वो सभ्यता है और मेरे जो अंदर है वो संस्कृति है। तो इसी सोच से आगे बढ़ना है। और यहां पर ये आप मान के चलिए कि 2 प्रश्न यहां से एवरेज आते ही आते हैं। अगर हमारी पकड़ मजबूत है, ये तो दिख गया कि सिलेबस ऐसे क्लियर है कि कल्चर से पूछेगा, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक, और कला के विभिन्न रूप, क्या रूप, साहित्य है, वास्तुकला है और अन्य पहलू हैं। लेकिन इसे पढ़ने का जो आधार, इस सिलेबस को जरा देखेंगे, चूंकि प्राचीनतम संस्कृतियों और सभ्यताओं में से भारत है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक बड़ा सिलेबस हमें कवर करना होगा। और ये आप ये कह लीजिए कि मध्य पाषाण से ही, एंशिएंट इंडिया में मध्य पाषाण से शुरू करके और लास्टली आधुनिक काल तक आना है। इतना पुराना सिलेबस आपको, इतना बड़ा सिलेबस आपको देखना है। तो जो कल्चर है हमारा, जैसे मैं कहूं चित्रकला हो गया, गुफा कला हो गया, पेंटिंग्स हो गई, इवन थिएटर हो गए, इन सब चीजों को आपको देखना है। और सिलेबस तो स्पष्ट ऐसे है, लेकिन आखिर यूपीएससी से किस तरीके से पूछती है, इसके लिए आप सबके पास पिछले कुछ सालों का क्वेश्चन पेपर जरूर होना चाहिए, तो जिससे आपको यह आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछ रही है। जो आप कल्चर के पार्ट को इस सिलेबस से पढ़ रहे हैं वो वास्तव में यूपीएससी के ट्रेंड में है कि नहीं। जैसे मैं एक आइडिया देता हूं छोटा सा, अभी आप सबने सुना होगा कि सिंधु सभ्यता कहलाती है और वैदिक संस्कृति कहलाती है। तो पहले ही हमें यह सोचना है कि इंडस को सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं और वैदिक को कल्चर क्यों कहते हैं, उसको हम क्यों सभ्यता नहीं कहते हैं। तो यहीं से आपकी वो पढ़ाई और वो अप्रोच, एनालिटिकल चीजों को समझने की, वो शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आपको देखना है। या फिर अगर मैं कहूं कि इस सिलेबस के पार्ट को अगर किसी भी व्यक्तित्व के बारे में, बुद्ध, जैन, दर्शन की जानकारी, प्री में तो 100% एक क्वेश्चन बुद्धिज्म जैनिज्म से आता ही आता है। तो ये एक ऐसा एरिया है जिसका बड़ा ही ज्यादा सिलेबस है, लेकिन आपको फोकस करना है। इसमें एक क्वेश्चन फैक्चुअल इंफॉर्मेटिव आता है और एक क्वेश्चन आपका एनालिटिकल आता है, इस चीज को सोचना है। तो इस तरीके से कल्चर वाला पार्ट जो है, ये आपको कला के विविध पहलुओं को समझना है, विभिन्न पहलुओं को समझना है, और उसमें जितने भी आयाम हैं उसके इंफॉर्मेटिव और एनालिटिकल दोनों ही अप्रोचेस को लेकर आगे बढ़ना है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हिस्ट्री से है, और इसमें हमारे सिलेबस में कल्चर के बाद मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास की बात कहता है। और आधुनिक भारत के, ये साफ कहता है सिलेबस 18वीं सदी के मध्य से लेकर, इसका मतलब बहुत साफ हो गया 1750। आप जानते हैं जब हम 18th सेंचुरी की बात करते हैं और पोस्ट हॉप से बात कर रहा है, तो 18th सेंचुरी का मतलब हुआ 1750 के बाद। तो बहुत जब पढ़ें तो क्लियर हो जाए हमारे सिलेबस की पार्ट ये है। और 1750 के बाद आप समझ सकते हैं कि तुरंत 1757 दिमाग में आता होगा,
मतलब प्लासी आता होगा। प्लासी का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बिजनेस, एक कॉमर्शियल कंपनी से एक पॉलिटिकल पावर में ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरीके से उस समय जब अंग्रेज आए होंगे, कैसे धीरे धीरे आए, उन्होंने भारत के अलग अलग लोगों को, अलग अलग क्षेत्रों को जीता, जीतने के बाद यहाँ के पॉलिटिकल पावर बन गए, कैसे उन्होंने हमारी इकोनॉमी, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम, हमारे गवर्नेंस, हमारी सोसाइटी सबको प्रभावित किया, और उसके बाद हम पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीजें आपको देखनी है। और उस दौरान जो महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार आए, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व उभरे जिन्होंने उस दौरान जो कंट्रीब्यूशन दिया, उन सब चीजों को इसमें पढ़ना है। याद रखिएगा, आपको याद होगा सुलीवन कहा करता था कि औपनिवेशिक प्रणाली उस स्पंज की तरह है जो गंगा नदी के स्रोतों को सुखाकर टेम्स नदी में उड़ेल देती है। तो कैसे वो सारा हमारा रिसोर्स लेके चले गए, उस बात को देखना है, और उनके पूरे जितने डायमेंशंस हैं, उन्होंने जितनी भी गतिविधियां यहां संचालित की, उस पर फोकस करना है, और उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, और उसके रिएक्शन में धीरे धीरे भारतीयों में कैसे जागरूकता आई, राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, ये इसमें देखना है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है, बहुत ही क्लियर कट अलग से दिया हुआ है स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम इसको कहता है विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व योगदान, और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद एकीकरण व पुनर्गठन राज्यों का। भारत में आप जानते होंगे इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल स्टेट्स, किस तरह पटेल साहब ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक असंभव से लगने वाले कार्य को अंजाम दिया था, जिनके कारण उनकी गिनती बिस्मार्क और काबूर जैसे कूटनीतिज्ञों में होती है। तो यहां पे हमें लास्ट तक वहां भी देखना है, और ऑब्वियस सी बात है, अंग्रेजों के शोषण की प्रक्रिया में धीरे धीरे हमारे अंदर जागरूकता आई, राष्ट्रवादी चेतना पैदा हुई, और हम उनके खिलाफ उठ खड़े हुए। और एक मेजर वाटर डिवाइडर ईयर है 1857। आप जानते होंगे, बहुत से इतिहास का एक स्कूल और बहुत सारे इतिहासकार इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना गया, और धीरे धीरे राष्ट्रवादिता और परिपक्व होती गई, कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके अंदर उदारवाद, उग्रवाद, गांधीवाद आया, विभिन्न तरह के लीडर आए। लेकिन केवल कांग्रेस ही स्वतंत्रता आंदोलन नहीं है, बल्कि इसके अलावा समाजवाद है, वामपंथ है, क्रांतिकारी है, सुभाष बाबू का आजाद हिंद फौज है, कुछ अन्य जो रीजनल हमारे फ्रीडम फाइटर हैं वो हैं, आदिवासी हैं। हम कैसे बिरसा मुंडा को भूल सकते हैं, हम कैसे संथाल रिवोल्ट को भूल सकते हैं। तो ऐसे एक बहुत बड़ा इंद्रधनुष है, उस हमारी आजादी एक रेनबो की तरह है, उसमें बहुत सारे रंग हैं। तो सबको हमें, हमारा नजरिया एक होलिस्टिक होना चाहिए, सबकी योगदान के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले पेपर में कल्चर और प्लस इंडियन हिस्ट्री, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसका समन्वय अभी तक हमने देखा। जो तीसरा टॉपिक है सी, कल्चर ए हो गया, बी मॉडर्न हिस्ट्री, सी इज वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस भी 18वीं सदी की घटनाएं, जैसे औद्योगिक क्रांति, ये यथा लिखता है, जैसे औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, कॉलोनिज्म एंड कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन। और बाद में ये भी कहता है कि साम्यवाद, पूंजीवाद और उसका प्रभाव बताना है आपको। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की सिलेबस यहां इन जनरल एक प्रश्न देखा गया है, औसत एवरेज आता है, लेकिन साथ ही साथ पिछले साल एक भी प्रश्न नहीं था। लेकिन कवरेज हमें रखनी है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। और इन घटनाओं से वर्ल्ड हिस्ट्री का फायदा यह है कि पढ़ते वक्त आप जरूर पता चले कि जब इंडिया में भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो उसी दौरान वर्ल्ड में क्या हो रहा है। वर्ल्ड से कनेक्ट करके अगर मॉडर्न को लिखेंगे या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते वर्ल्ड को देखेंगे तो आपका एक्सपोजर, आपकी सोच और व्यापक होगी, आपको और बेहतर जो है समझने और लिखने का मौका मिलेगा। फर्स्ट पेपर में ही अगला जो टॉपिक है वो है ज्योग्राफी या सोसाइटी। पहले सोसाइटी से बात करते हैं, इंडियन सोसाइटी। और जैसा कि सिलेबस में बड़ा साफ लिखा है,
बच्चे परेशान होते हैं, सर ये क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में कहा गया, आप पेपर की एक एक बात देखो, सिलेबस है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या संबंधी मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, अर्बनाइजेशन समस्याएं और उनके निवारण के लिए रक्षा उपाय, और ये देखिए इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, फिर वही सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता। ये सब देखिए आजकल चर्चा में है। कुछ कॉन्सेप्ट के बाद इसे करंट से जोड़ने। अगर मैं एक छोटी सी बात कहूं, अगर हमने केवल सिलेबस को बहुत बढ़िया से देखा और एक एक पार्ट पर जो एक ट्रेडिशनल नोट्स होते हैं वो लिखा, उसको करंट से जोड़ा, और करंट से जोड़ने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स अगर उसके आंकड़ों को अगर उसमें बना दिया जाए तो यहां बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब फर्स्ट पेपर का जो लास्ट टॉपिक है वो है विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, मतलब भूगोल और एक तरह से वो संसाधनों का वितरण, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को फोकस करता है। पहले सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी था, अब इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी इसमें शामिल किया गया है। भूगोल की कॉन्सेप्ट, और देखिए बड़े, फिर से मैं कह रहा हूं सिलेबस को ध्यान से देखते हुए करना है। दक्षिण एशिया, केवल भारत नहीं, दक्षिण एशिया, भारतीय महाद्वीप सहित और विश्व भर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर के उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले जिम्मेदार कारक। इस बात को समझिए, कौन से ऐसे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं जो पूरे वर्ल्ड में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज हैं उनको जो स्थापना में उसको प्रभावित करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी भौतिक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी। अभी देखिए ये दिखा आपको, ये तो बेसिक बुक में एनसीईआरटी में भी इसकी समझ होगी, लेकिन इसके साथ साथ जैसे अभी जोशीमठ में जो वहां पे धसाव हुआ है, भू धसाव, उसके बाद रिहेबिलिटेशन की समस्या आई, बहुत सारी उंगलियां उठने लगी प्रशासन पे कि अगर कोई रिपोर्ट आई थी तो भी हमने उसकी अनदेखी क्यों की है। उस जोशीमठ की घटना से अप्लाइड क्वेश्चन करंट से जोड़कर यहां से बन सकता है। तुर्की ने अपना नाम अब तुर्की कर लिया है। तुर्की में जो भूकंप आया, तो तुर्की के भूकंप की घटना क्यों आई, क्या इंपैक्ट रहा, भारत ने उसमें क्या किया, ऐसी चीजों को लेके जोड़ना है। तो करंट अपडेट से और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से जोड़ते हुए चीजों को जरूर देखिए। और ये सिलेबस बहुत क्लियर है कि अगर आपने 6 से 12 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बेहतर पढ़ी है तो कॉन्सेप्ट के लिए उससे अतिरिक्त कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ती है, साथ में करंट अपडेट रखना है, जैसा मैंने उदाहरण दिया जोशीमठ का और तुर्की का। पहले पेपर की जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत व्यापक है, और जब बहुत व्यापक है तो ऑब्वियसली समय लगता है। और मैं फिर कहूंगा कि वो उत्तर भारत में जो कही जाने वाला कहावत है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात में पढ़ी और दिन में सफा, इसको नहीं लेके चलना। ये यूपीएससी नहीं है, फैक्ट नहीं रटने हैं, एनालिसिस, अपनी क्रिटिकल जो एनालिसिस है उस अप्रोच को पैदा करो। तो फर्स्ट पेपर में आपके पास पर्याप्त नोट्स है, एनसीईआरटी बहुत है, इसको जरूर देखिए, मटेरियल की कमी नहीं है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। हां, सबसे ज्यादा कवर करने में समय इस सिलेबस में आपको यही जाएगा, क्योंकि इसमें कल्चर है, इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है और इंडियन सोसाइटी है, साथ में इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। तो पहला जो पेपर है वो ह्यूज सिलेबस है, समय की मांग करता है, इट विल टेक टाइम। याद रखिए सभी पेपर 250 का ही है, लेकिन पढ़ाई में हमें इसको समय देना है। सेकेंड पेपर में ये लिखा ना समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2, इसमें जो आपका सिलेबस है उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए भारतीय संविधान, शासन प्रणाली और शासन व्यवस्था। अगर मैं एक होलिस्टिक तरीके से बताऊं तो इसको ऐसा माना जाता है कि इसमें इंडियन पॉलिटी है, गवर्नेंस है,
इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया एंड वर्ल्ड है और सोशल जस्टिस है। कुल मिलाकर ये 4 मुख्य जितने सब टॉपिक हैं, 4 टॉपिक के अंतर्गत इसे बांटा जा सकता है। और ऑब्वियसली जब पॉलिटी है तो हमें अपने संविधान की जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और भारतीय संविधान, इसीलिए पहला देखो भारतीय संविधान के बारे में, इसका ऐतिहासिक आधार क्या है, कैसे डेवलप हुआ, इसकी विशेषताएं क्या हैं, संशोधन कैसे हुए, और इस तरह की चीजें एक एक करके आप सिलेबस को, जैसे देखिए विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे डिस्प्यूट जो है वो निवारण किया जाता है, इस तरह की एक एक टॉपिक को लेकिन देख लो। सिलेबस इसलिए जरूरी है, जो आपको ऑब्वियसली पीडीएफ में मिल जाएगा। इस सिलेबस पे अगर हमने पकड़ नहीं रखी तो मान के चलिए हम एक सिंसियर और सीरियस विद्यार्थी नहीं। तो सिलेबस को देखो, और आजकल ये जो टॉपिक है इसमें मान के चलो कि आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकिंग बहुत जरूरी है, करंट से अपडेट करना बड़ा जरूरी है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के बारे में नई संस्तुतियां दी हैं। अब वो इलेक्शन कमीशन जो अभी हाथी का बाहर वाला दांत कहा जाता था, जो हाथी के दांत होते हैं बाहरी, लोग आरोप लगाते हैं इलेक्शन कमीशन पे, लेकिन अब उसे एम्पावर्ड करने की कोशिश की जा रही है। अब हम किताबों में पढ़ते रहेंगे तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन कैसे हमारी डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि एक शब्द आता है आजकल डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, हम उस प्रोसेस से जा रहे हैं, तो उस चीजों को जोड़ना है। आजकल कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, जो कॉलेजियम सिस्टम है हमारे न्यायाधीशों की नियुक्ति का, इस पर भी विवाद है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है, जो संसद है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव चाहते हैं कि भाई एनजेएसी जैसी कोई प्रक्रिया हो, तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जैसी जो बात हुई थी, जिसे बाद खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया था। तो इस तरह की चीजों को करंट और पेपर से अपडेट करते रहिए, और साथ साथ एक बेयर एक्ट रखिए। किसी भी टॉपिक से अगर कोई केस स्टडी है, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय है, उसके साथ अपने आंसर को जोड़कर रखेंगे, तो ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें लोग बड़ी आसानी से जुड़ाव महसूस करते हैं। या हिंदी इंग्लिश या किसी का अंतर नहीं है। और एक बुक मैं ये जरूर कहूंगा कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, और साथ में आजकल सबसे पॉपुलर बुक है, मैं ये तो नहीं मानता कि सब कुछ उसमें है, लेकिन हाँ, जिस तरह लक्ष्मीकांत की किताब लिखी है, पॉपुलराइज है, तो एक लक्ष्मीकांत जी की बुक से ये हम कवर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है फर्स्ट पेपर में, वो अभी पॉलिटी के अंतर्गत ही वो कहता है कि प्रेशर ग्रुप, आखिर दबाव समूह क्या है और संस्थाएं क्या हैं, फॉर्मल और शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। देखो, औपचारिक और अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, आप जान रहे हैं कि हमें लोकतंत्र में अपने जन प्रतिनिधि चुनने होते हैं। उन जन प्रतिनिधियों से जुड़ी हुई जो प्रावधान है वो हमें उसमें पढ़ना है। और इसी तरह संवैधानिक पदों पर नियुक्ति आजकल देख ही रहे हैं, ईडी, सीबीसी, सीबीआई, ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो बड़ी चर्चा में रहती हैं, और इनकी नियुक्ति को लेकर जो चर्चा चले तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे इनकी नियुक्ति होती है और इनका उत्तरदायित्व क्या है। तो इस तरीके से अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो भारत की गवर्नेंस, जो भारत की शासन और प्रशासन प्रणाली के अंग है, उसके बारे में हमें एक नजर रखनी है। इसके बाद सेकेंड पेपर, मतलब पहला पॉलिटी हो गया। अब आता है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस, चूंकि 75 साल की आजादी, या हम ये कहें कि हमारा जब संविधान लागू हुआ और लगभग 73 ईयर हो गए, फिर भी क्या सामाजिक न्याय हम दे पाए? और अगर सोशल जस्टिस नहीं मिल पाई तो आखिर समस्या क्या रही? भारत में कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं विद्यमान हैं, वो क्यों विद्यमान हैं, और आखिर सरकार इनके लिए क्या कर रही है? और फिर आपके अगर कुछ सुझाव हैं, इस तरीके से इसको पढ़िए। इसमें आपको एनजीओज, एसएचजीज,
इन सबको भी पढ़ना है, क्योंकि आपको पता होगा कि 21st सेंचुरी में सरकार ही सब कुछ नहीं करेगी। अब सरकार ये चाहती है कि बहुत सारे ऐसे नॉन गवर्नमेंट जो ऑफिशियल और इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी आए। तो सोशल जस्टिस ये कैसे? तो प्रशासन और शासन की कमियों से जो समस्याएं उभरी हैं सामाजिक, उनको न्याय कैसे मिले, आखिर वो कमी क्या है और उसको न्याय कैसे मिले, वो इसमें करना है। और इसके लिए मैं आपको एक सलाह देता हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल्स हैं, सब पे ही अपनी पकड़ मजबूत कर लीजिए। 17 गोल क्या है, भारत की स्थिति क्या है, इस पे कौन कौन सी भारत सरकार ने पॉलिसी या प्रोग्राम लॉन्च किया है, रियलिस्टिक तौर पर कहां तक पहुंचा है, क्या सही में न्याय मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो चुनौतियां क्या हैं और सजेशन क्या है। इस फॉर्मेट पे हम इसके सारे आंसर तैयार कर सकते हैं और इसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए। नेक्स्ट, जो इसी में ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर्स, स्वास्थ्य शिक्षा, मानव संसाधन, मतलब इस सिलेबस को सोशल जस्टिस में ये एक एक जो टॉपिक हैं, केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा जनसंख्या के संवेदनशील, अति संवेदनशील वर्ग, तो कौन है भाई अति संवेदनशील वर्ग? बच्चे हैं, महिलाएं हैं, आदिवासी हैं। तो इस तरीके से हम एक एक करके, आजकल सरकार का फोकस भी बढ़ा है और यूपीएससी जानबूझकर ये क्वेश्चन पूछ रही है कि आखिर हमारे कार्यक्रम, हमारे गवर्नेंस में नया क्या हो रहा है, हम किस दिशा में हैं, इसकी जानकारी एक यूपीएससी एस्पिरेंट को अच्छे से है या नहीं। तो इस पूरे को आपको देखना है। तो पहला पॉलिटी, दूसरा सोशल जस्टिस, तीसरा है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें इंडिया एंड वर्ल्ड और इंटरनेशनल इश्यूज भी देखने हैं। बहुत साफ कहता है भारत और इसके पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्री, बायलैटरल, रीजनल और जो भी ग्लोबल ग्रुप है, भारत से संबंधित अथवा भारत के हित को प्रभावित करने वाले कारक, हमारे द्विपक्षीय रिश्ते, क्षेत्रीय रिश्ते और वैश्विक समूह किस तरह हितों को प्रभावित करते हैं। और इस सिलेबस को अगर पूरा हम देखें तो कुल मिलाकर पूरे विश्व में क्या चल रहा है जिसका प्रभाव वैश्विक है, महत्वपूर्ण घटनाओं का भारत पर क्या प्रभाव है, भारत का अपने पड़ोसी देशों, कुछ द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय संबंधों से उसके हित कैसे प्रभावित हो रहे हैं, इसको पढ़ना है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है। मेरी कहानी, मेरे एक्सपीरियंसेस सुनने के बाद जो स्टॉक ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि जो जोश फैमिली के हजारों लाखों बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं बट अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या मैं उनकी कुछ मदद कर सकता हूं? जोश फैमिली ने कहा और उनका मानना है कि देश के हर युवा में एक काबिलियत है कुछ बनने की और अपनी जिंदगी में कुछ जबरदस्त हासिल करने की, लेकिन कुछ परिस्थितियों, स्पेशली फाइनेंशियल परिस्थितियों की वजह से वो सब अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए एक बड़ा भाई होने के नाते जो हर स्टेप पर सबकी अब मैक्सिमम लोगों की हेल्प करना चाहता है, तो जो स्टॉक ने मुझसे जो रिक्वेस्ट की, जो भी जोश की फैमिली से मुझसे पढ़ना चाहते हैं, क्या मैं उनको एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे सकता हूं? तो मैंने भी बहुत ही एक्साइटेड और खुश होते हुए यह बताने के लिए कि ऑफ कोर्स मैं इसे हां कहता हूं, जो स्टॉक फैमिली के जो भी सीरियस एस्पिरेंट हैं, सीरियस, उन सबको हेल्प करना चाहता हूं। और नीचे एक लिंक दी गई है, आप सब प्लीज जाएं और उस लिंक को भरें। चलो साथ में आगे बढ़ें।